these are the applications of inductive effect, and we will discuss all these one by one. This is stability of cation, means carbocation, anions and free radicals, because their stability also depends on so many factors like resonance, hyperconjugation, electronegativity, and one of the factor is inductive effect also. So here we are going to discuss examples only which can be solved with the help of inductive effect. Next, reactivity of alkyl halides. Similarly, reactivity of alcohols, reactivity of carbonyl compounds. These all reactivities depends on inductive effect of groups attached to groups, means attached to halogen, attached to OH, attached to carbonyl group. Similarly, acidic nature of compounds and basic nature of compounds. When we will discuss acidity of alcohols, acidity of phenols, acidity of acids, then we will go for Plus-I effect. And for discussing basicity of amines, primary, secondary, tertiary, aliphatic, aromatic, then we will go to inductive effect only. Similarly, acidity of hydrogen, means on hydrides, the hydride will have acidic hydrogen or not. So that we will discuss with the help of inductive effect. One by one we will take examples of each category. Yes, this is the first application of inductive effect, and we are discussing in this stability of cation. Then we will discuss stability of anions and free radical. So stability of carbocation is directly proportional to electron releasing groups. Means the carbon having positive charge, उसके साथ जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड हैं, ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3, तो इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कि वो इलेक्ट्रॉन अगर दे रहे हैं तो क्या होगा, ये देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज टू सम एक्सटेंट इट विल गेट सेटिस्फाइड, जबकि माइनस अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो ये प्लस चार्ज और भी ज्यादा हो जाएगा। यहाँ मैं आज आपको एक बात बताती हूँ जो आपको अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो आप आगे भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सपोज ये क्या है, एक न्यूट्रल स्पीसीज है कोई भी, अब इसके ऊपर से चाहे पॉजिटिव आयंस जाए चाहे माइनस आयन की पूरी स्ट्रीम जाए, क्या होगा, इट विल नॉट रिएक्ट। लेकिन अगर इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, अब क्या होगा, पॉजिटिव जाएगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही नेगेटिव जाएगा ये उससे रिएक्शन करेगा। तो हमने क्या देखा कि पॉजिटिव आने पर नेगेटिव से रिएक्शन करता है, नेगेटिव आने पर पॉजिटिव से रिएक्शन करता है। तो इट मीन्स जैसे ही चार्ज आ जाएगा वैसे ही इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हमने देखा न्यूट्रल और चार्ज में चार्ज स्पीसीज ज्यादा रिएक्टिव होती हैं और स्टेबल कम होती हैं। अब हम अगर चार्ज बढ़ा दें, पहले हमने इसके ऊपर +1 रखा, अब हमने इसके ऊपर +2 कर दिया, फिर हमने +3 कर दिया, तो क्या होगा, +3 वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। अच्छा, ऐसे नहीं तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि ये 1 था, अब इसको मैंने 1.1 कर दिया पॉजिटिव, फिर 1.2 कर दिया, तो 1.2 वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो सेम हम देखेंगे कि जब R ग्रुप पॉजिटिव आई रखते हैं तो वो उसके प्लस चार्ज को +1 से कम कर देते हैं, यानी 0.9, 0.8, 0.7 पार्शियली दे सेटिस्फाइड इट, तो चार्ज कम हो जाएगा कार्बन पे और उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अगर यहाँ माइनस चार्ज होता तो स्टेबिलिटी उल्टा कम हो जाती, क्योंकि माइनस में माइनस जुड़ जाता, और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस, तो ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, काउंटर बैलेंस कर देगा। नेक्स्ट, +R ग्रुप है और उसकी हाइपर कंजुगेशन अगर स्ट्रक्चर्स देखें और हम I इफेक्ट देखें तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे R ग्रुप का इफेक्ट +R मतलब रेजोनेंस, तो रेजोनेंस इफेक्ट देखें, फिर हम उसका हाइपर कंजुगेशन देखें और साथ में क्या देखें, इंडक्टिव इफेक्ट, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एंड आई हैव डिस्कस्ड हाइपर कंजुगेशन इन अनदर वीडियो एंड रेजोनेंस इफेक्ट इन अनदर लेक्चर, सो यू कैन गो थ्रू दोज लेक्चर्स ऑल्सो। और सिमिलरली +R की जगह अगर -R है, +R तो क्या करता है, रेजोनेंस इफेक्ट उसको देता है। हाइपर कंजुगेशन जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका प्लस चार्ज कंपनसेट होता है, +I इफेक्ट से भी कंपनसेट होता है। लेकिन अगर -R, -I, -H हो तो क्या होगा, हम क्या देखते हैं, उसका वो स्टेबिलिटी उल्टा इनस्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं होती बल्कि इनस्टेबिलिटी हो जाती है।
तो अब देखो इसी को हम एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज दिस इज इथाइल कार्बोनियम आयन, दिस इज इथिनाइल, इसको हम विनाइल भी बोलते हैं, इथिनाइल कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं इथाइनाइल या एसिटिनाइल कार्बोनियम आयन। अब हमको अगर अरेंज करना है तो कौन इसमें ज्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी वाइज देखो कि ये sp2 हाइब्रिड है और इसके पीछे भी sp2 हाइब्रिड है, लेकिन इसके पीछे कौन है sp3, वो इसको क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो सपोज ये 1.0 चार्ज था, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये sp हाइब्रिड कार्बन होगा और ये कौन सा हाइब्रिड कार्बन है, sp2। तो sp2 इससे विड्रॉ करेगा और कितने बॉन्ड से, 2 बॉन्ड से विड्रॉ करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, सपोज 1.1 हो जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ पे ये sp हाइब्रिड कार्बन और ये भी क्या होगा, sp हाइब्रिड कार्बन। अब क्या होगा, यहाँ पे ये sp2 था, सॉरी, तो ये sp हाइब्रिड कार्बन जो है ये इससे 3 बॉन्ड से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। तो अब इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस 1.2 हो जाएगा। तो देखो सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ है इस पे, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल, और ये क्या होगा, स्टेबल। तो हम देखते हैं स्टेबिलिटी सीक्वेंस चेंजेस इन दिस वे। और अगर मैं इन 3 को अरेंज करना चाहूं तो नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स, देखो इस पे +1 चार्ज था, +1, लेकिन इसको 2 CH2 ने क्या किए, इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो वो +1 से डिक्रीज होके कितना रह गया, प्लस का 0.8। यहाँ पे 3 CH2 है, ये इधर से भी दे रहा है, इधर से भी दे रहा है, ये ऊपर दे रहा है, ये ऊपर दे रहा है, तो यहाँ पे 3 मिलके 0.3 देंगे तो कितना रह जाएगा, सपोज 0.7, और यहाँ पे 5 है तो ये और ज्यादा देंगे, तो यहाँ पे चार्ज कितना बचेगा, प्लस का 0.6। तो अब बताओ चार्ज कहाँ कम है, यहाँ कम है, तो ये क्या होगा, स्टेबल। ओके, नेक्स्ट मैंने लिया Ct3 CD3 CH3। अब इसमें क्या है, प्रोटियम कम देता है इलेक्ट्रॉन, ड्यूटीरियम और ज्यादा देता है, इसका और ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है, ट्रिटियम का और ज्यादा। तो यहाँ पे क्या है, अगर इसके ऊपर 1.0 है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस आई से कंपनसेट हो जाएगा और कितना बचेगा, 0.9, यहाँ पे क्या बचेगा, 0.8। तो इट मीन्स यहाँ पे चार्ज कम है, तो ये स्टेबल है इससे और ये इससे। सिमिलरली ये टर्शरी कार्बोनियम आयन है, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। तो अब देखो यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप दे रहा है, यहाँ पे कितने मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट रखते हैं, 2, और यहाँ कितने दे रहे हैं, 3। तो यहाँ पे अगर मैं मानूं कि +1 चार्ज था तो यहाँ पे उल्टा कंपनसेट हो गया और ये कितना बचा, प्लस का 0.9, और यहाँ कितना बचा, 0.8। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, टर्शरी, सेकेंडरी, ये, और इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, मिथाइल। ओके, और मिथाइल में भी अगर हम सीक्वेंस लगाना चाहें तो क्या होगा, Ct3 CD3 और फिर कौन होगा, CH3। ओके, तो हमें इस तरीके से हम क्या करते हैं, इफ वी हैव द नॉलेज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट वी कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। नाउ वी विल डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट स्पीसीज में दिस इज आवर सेकेंड इंटरमीडिएट स्पीसीज, कार्ब एनायन। नाउ वी विल सी एग्जाम्पल्स विच कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ओनली। Suppose these are 3 carboanions. This is ethyl anion, this is vinyl and this is acetylide anion. अगर हम देखें तो इनमें स्टेबिलिटी का सीक्वेंस इस तरीके से इंक्रीज होता है। वाई? बिकॉज यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है, sp हाइब्रिड कार्बन पे, जो कि 50% s करेक्टर रखता है, और यहाँ sp2 हाइब्रिड पे और इधर किस पे है, sp3 पे। तो जो sp हाइब्रिड कार्बन है उसकी नेगेटिविटी ज्यादा होती है 2.9, जबकि इसकी कितनी होती है 2.7। तो हम क्या देखते हैं, जब नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसीलिए हमें ये सीक्वेंस मिलता है कि दिस वन इथाइलिनिक एनायन इज मोर स्टेबल देन विनाइलिक एंड देन इथाइल एनायन। सिमिलरली हमने देखा था कि जितने ज्यादा CH2 ग्रुप्स होते हैं उतना प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा। अब ये देखो यहाँ पे एक CH2, 2, 3, 4 CH2 मिलके क्या कर रहे हैं, इसको और माइनस के इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं।
तो ये जो -1 था ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, अगर 4 आए तो मैंने मान लिया माइनस का 1.4 कि 4 CH2 ने थोड़ा थोड़ा 0.1 इसको दे दिया। दिस इज आर्बिट्रेरी वैल्यू। तो यहाँ माइनस का 1.4 होगा और यहाँ पे कितने हैं, 3 ही CH2 है, 1 2 और 3 CH2। तो ये 3 CH2 मिलके है, सपोज 0.3 के बराबर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो टोटल माइनस चार्ज विल बी -1.3। और यहाँ पे -1 में 2 CH2 दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, -1.2। तो आप देखो सबसे कम चार्ज कहाँ है, इसके ऊपर, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। सिमिलरली अगर हम देखें ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड प्रोटियम में, क्योंकि प्रोटियम का प्लस आई इफेक्ट कम है, यानी कि अगर कार्बन से H जुड़ रहा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को वो कम है, जबकि अगर D जुड़ रहा है ड्यूटेरियम तो वो थोड़े से ज्यादा देगा, और अगर ट्रिटियम जुड़ रहा है तो वो क्या देता है, और ज्यादा देता है। तो इसीलिए देखो इसमें ज्यादा माइनस चार्ज कार्बन एटम पे कलेक्ट हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल होगा, जबकि ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। अनस्टेबल इन द सेंस कि इन तीनों में कम स्टेबल होगा। सिमिलरली ये टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी कार्ब एनायंस है। यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है, ये एक साइड से प्लस आई इफेक्ट रखेगा, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा, और यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप का। तो अल्टीमेटली इस कार्बन पे सबसे ज्यादा चार्ज होगा, जबकि इस पे उससे कम, इस पे कम, और इस तरह से इसका सीक्वेंस। तो हम क्या देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट वी कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स को ज्यादातर तो हम किससे समझाते हैं, हाइपर कंजुगेशन से, लेकिन यहाँ पे हम इंडक्टिव इफेक्ट से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कि सपोज ये एक कार्बन है जो कि फ्री रेडिकल है, इसके वैलेंस शेल में हम देख रहे हैं कि इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें ये एक बॉन्ड पेयर है, ये एक बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का। अब सपोज ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को मैंने इस तरीके से कंसीडर किया कि इसका कैप अपसाइड है, ये इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप देखोगे ये एक बॉन्ड पेयर है जो कि एक क्लॉकवाइज है और एक क्या है, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये हाइड्रोजन प्लस आई इफेक्ट से इसकी तरफ क्या करेगा, इसको शिफ्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड था, जिसके कारण ये अनस्टेबल था या ये हाईली रिएक्टिव था, अब क्या होगा, ये पेयर जब इसके पास दूर से इधर आ जाएगा, तो ये जो अपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इसके साथ भी पेयरिंग करेगा और पार्टली इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी पेयरिंग करेगा। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो पहले 100% अनपेयर्ड था, अब पार्टली क्या हो गया, पेयर्ड हो गया। अब अगर इस साइड से भी ऐसा ही एक पेयर आएगा, इस साइड से भी ऐसा ही एक पेयर आएगा, इधर से आ रहा है तो ये ग्रीन कलर वाला जो अपोजिट डायरेक्शन में है ये इसके साथ पेयरिंग कर सकता है। सिमिलरली इधर से भी आएगा कोई इलेक्ट्रॉन तो उसके साथ क्या कर सकता है, पेयरिंग कर सकता है। तो जितने ज्यादा हमारे पास यहाँ आर की जगह क्या होंगे, आर ग्रुप्स होंगे या उनका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो उतना ज्यादा ये जो फ्री रेडिकल है ये स्टेबलाइज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये उतना ज्यादा पेयर्ड होता जा रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, वो अनस्टेबल, और पेयर्ड है तो वो स्टेबल। अब अगर पार्टली पेयर्ड है और उस पार्टली की परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो क्या होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। तो यहाँ देखो ये टर्शरी कार्बोनियम आयन में 3 बॉन्ड पेयर शिफ्ट होंगे इस तरफ, तो 3 अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं, तो ये हाईली स्टेबल है। जबकि यहाँ पे कितने आएंगे, ओनली 2 आइसोप्रोपाइल में, और ये टर्शरी था, ये सेकेंडरी, और ये क्या है, प्राइमरी। प्राइमरी में क्या है, एक ही मिथाइल ग्रुप है, एक ही बॉन्ड पेयर उधर शिफ्ट करेगा। अब Ct3, CD3 और CH3 में अगर हम देखें तो क्योंकि हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट कम है या ये कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, तो इसलिए ट्रिटियम ज्यादा स्टेबल होगा फ्री रेडिकल देन ड्यूटेरियम देन प्रोटियम मिथाइल फ्री रेडिकल से। तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स।